सिर्फ पढ़ने में मन भी लगा रहता है। चलो स्वास्थ्य का पढ़ना शुरू करो, सोशल आउटकम। हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल आउटकम्स का मतलब सबको राइट टू वोट मिलता है, इक्वालिटी होता है, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, डेलिब्रेशन होती है। इकोनॉमिक आउटकम्स में भी हमने देखा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बट डेमोक्रेसी हेल्प सो दैट कि इनइक्वालिटी और ना बढ़े, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सबको राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, और नीड के हिसाब से जो लोग डिसएडवांटेज हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम के थ्रू मौका दिया जाता है कि वो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आके बाकी लोगों के साथ compete कर सके। That's how we deal with the economic outcomes of the democracy. Now we're talking about the social outcomes. चलो शुरू करो। मैं हाँ। अच्छा, democracies accommodate various social divisions. It usually develops a procedure to conduct their competition, which reduces the possibility of the tensions becoming explosive or violent. The following measures are adopted to achieve this. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but democracy teaches to respect these differences and evolve a mechanism to negotiate the differences. In democracy, majority always needs to work with the minority so that the government functions to represent the general view. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. Democracy remains in its actual form only till every citizen has a chance of being in majority at some point of time. बस रहने दो। रिया, क्या लिखा हुआ है इन 3 पॉइंट्स में? एक्मोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ये एक सोशल आउटकम है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको लगाने से कुछ आउटकम्स यानी कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं कंट्री में। पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कस हो चुके हैं। सोशल आउटकम में पहला आउटकम है एक्मोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो 3 पॉइंट लिखे हैं, क्या समझ में आ रहा है इससे तुम्हें? मैम कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, मतलब हर ग्रुप की बात सुनी जाती है, तो उससे ना कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसा क्यों होता है? डिफरेंसेस नहीं आते। रीजन क्या लग रहा है, क्या क्यों है सोशल डाइवर्सिटी? मैम क्योंकि सबकी बात सुनी जा रही है, मतलब सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है सबके ओपिनियंस को, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, मतलब सॉल्व भी जल्दी हो जाते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमें सिंस पता है, रीजन जानना जरूरी है ऐसा क्यों हो रहा है। सिंस डेमोक्रेसी में यू गिव राइट टू रिप्रेजेंट एवरी पॉलिटिकल सेक्शन और एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज अ चांस कि वो इलेक्शन में खड़े हो जाएं, एंड दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सो मेनी पीपल, जो उनका कास्ट को और हर एक तरह से वोट दिया जाता है। रीजनल पॉलिटिक्स भी कितनी स्ट्रांग है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज में देखा। तो डेमोक्रेसीज में पर्टिकुलरली भी टॉक अबाउट इंडिया, रीजनल इतना स्ट्रांग है कि हर एक क्लास और कास्ट का एक होल्ड है पॉलिटिक्स पर, उनकी सुनी जाती है। इस चक्कर में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर ऑटोक्रेसी या मोनार्की होती तो कॉन्फ्लिक्ट दबाए जाते हैं। बट डेमोक्रेसी में सिंस सारे के सारे जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन या मोर और लेस इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, उनकी स्टेक होल्डिंग ज्यादा होती है, उनके डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म है। जैसे कि फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो सूनर और लेटर देयर विल बी अ नेगोशिएशन। कुछ टाइम पहले जो सैनिक थे यानी इंडियन आर्मी के, दे वर ऑन दी स्ट्राइक, तो उस वजह से फिर क्या था उसमें, वन 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 मैन वन पेंशन योजना निकाली थी गवर्नमेंट ने, जिसने सबको पेंशन दिया था, रिटायर्ड जितने भी आर्मी वाले लोग थे। तो वो फिर उसमें उन्होंने रिजॉल्व किया कि इनको पेंशन की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिली थी तब तक, और वो बहुत टाइम से इंडिया के लिए लड़े थे। तो ये भी देखना चाहिए कि शायद वन रैंक पेंशन थी कि सबको एक ही रैंक से ट्रीट किया जाएगा और एक जैसी पेंशन दी जाएगी। बट मिलाकर के एग्जाम्पल ये शो करता है कि अगर कोई सेक्शन सोसाइटी का है जो खुश नहीं है, तो मैकेनिज्म हमेशा डिफरेंस को रिजॉल्व करने की होती है डेमोक्रेसी में। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रीजेंट या डिसेंट होता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी होती है, उसकी मजबूरी होती है कि वो माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करे। अगर वो माइनॉरिटी के साथ मिलके काम नहीं करेगी तो वो डेमोक्रेसी रह नहीं जाएगी, फिर तो वो मेजोरिटेरियन या अथॉरिटेरियन या डिक्टेटर गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, हर एक चीज को ना उल्टे एग्जांपल से समझना जरूरी है कि ये नहीं तो क्या होता। मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी के साथ में वर्क नहीं करती तो ये टिपिकल केस पाकिस्तान का बन जाता, जहां पर हिंदू की कोई वैल्यू नहीं होती है कि नहीं, लोग केवल मुस्लिम्स की बात मानी जाती है।
वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं एक्चुअली में। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है, सबका रूल है। डेमो मतलब एवरी पीपल, हर एक इंसान का अगर रूल चल रहा है तो मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ वर्क उनको करना ही पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि माइनॉरिटीज को राइट ना दिए जाए, उनकी बातें ना सुनी जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको भी, माइनॉरिटी सेक्शन को भी मौका देगी रिप्रेजेंटेशन का, उनके भी स्टेक होल्डर्स खड़े होंगे आपके साथ, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो उनकी बात भी आपको सुननी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट जो वो किसी एक सेक्शन के व्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती डेमोक्रेसी में। जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सबके व्यू को रिप्रेजेंट करना मजबूरी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को सबकी बात माननी ही पड़ेगी, और लॉ भी ऐसे बनाने पड़ेंगे जो सबके लिए इक्वल हो। कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो एंटी सिखिज्म है, एंटी फार्मर्स नहीं बना सकते, एंटी वीमेन नहीं बना सकते। कोई भी सेक्शन चाहे जेंडर के बेस पे या कास्ट के बेस पर नहीं छोड़ा जा सकता डेमोक्रेसी में। इसीलिए एकोमोडेशन टर्म यूज हुआ है कि सारी सोशल डाइवर्सिटी को ये अपने अंदर समा लेती है, सबके साथ नॉर्मल या सबके साथ क्या बोलते हैं उसको, जस्टिफाइड बिहेवियर करने की कोशिश है कि तुम भी नाखुश ना रहो, तुम भी नाखुश ना रहो। इसीलिए हो सकता है कि लॉ एवरेज बने। ये भी एक नेगेटिव आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि जितने मैक्सिमम प्रॉफिटेबल लॉ पॉसिबल है वो पास नहीं हो सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो एम है वो जनरल वेलफेयर का है। समझ गए? जो लॉ हो सकता है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा हो इकोनॉमिक में या जीडीपी को, लेकिन गांव से निकल रहा है, किसी के खेत खलियान बीच में आ रहे, तो नहीं पास होगा। सिंस सबको एकोमोडेट करने की कोशिश रहती है, तो हो सकता है लॉ देरी से बने, हो सकता है बेस्ट डिसीजन ना लिए जाए डेमोक्रेसी में, ठीक है, लेकिन स्टेबल रहेंगे, एवरेज रहेंगे, सबके लिए अच्छे रहेंगे। फंडा समझने की जरूरत है यहाँ पर। रूल बाय द मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन और ग्रुप्स मे और कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो रूल कर रहा है। मेजोरिटी का मतलब ये है कि हर एक इलेक्शन में डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। डेमोक्रेसी अलग अलग तरह के ग्रुप आएंगे, फिर जो मेजोरिटी में जीतेंगे वो बनाएंगे। डेमोक्रेसी एक्चुअल फॉर्म में तभी तक रह सकती है, यानी डेमोक्रेसी का बहुत यूनिक फंड है। अगर तुमने डेमोक्रेसी का रूल फॉलो नहीं किया, तुम डेमोक्रेसी हो ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी एक्चुअल फॉर्म में तभी तुम्हारी कंट्री में रहेगी जब तुम्हारे पास एवरी सिटीजन को मौका है कि वो मेजोरिटी में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, यानी मुस्लिम भी एक टाइम पे मेजोरिटी बन जाए। कुल मिलाकर के मेजोरिटी के डिसीजंस उसके लिए भी वैलिड हो। अगर कहीं से भी ऐसा हो रहा है कि कहने में डेमोक्रेसी और एक्चुअल में डेमोक्रेसी या मेजोरिटी के पास ही पावर है, माइनॉरिटी कोई से नहीं है, तो तुम डेमोक्रेसी बचे ही नहीं। डेमोक्रेसी एज अ टर्म तुम तभी यूज कर सकते हो जब ये सारी चीजें है हमारी सोसाइटी में, कि हम एकोमोडेट कर पा रहे हैं पूरी सोशल डाइवर्सिटी को। अगला पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ठीक है, डिग्निटी क्या मतलब है? हाँ, सिंस डेमोक्रेसी की फाउंडेशन वैल्यू होती है दो, लिबर्टी और इक्वालिटी, इन पर ही डेमोक्रेसी की जो मीनार है वो खड़ी रहती है, दी बिल्डिंग। क्योंकि इक्वालिटी का मतलब है यू ट्रीट एवरीबडी इक्वल। जब तक तुम सबको इक्वल ट्रीट नहीं करोगे, तब तक ये कैसे बोलोगे कि सबके वोट की वैल्यू सेम है? जब तक सबके वोट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तब तक सबका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सेम नहीं हो सकता, यानी सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। और वो जब तक अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको फ्रीडम चाहिए बोलने की, इलेक्शन लड़ने की, गवर्नमेंट से सवाल जवाब पूछने की। ये सब इंटर रिलेटेड टर्म है, यानी डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी और फ्रीडम इज नथिंग। समझे? इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर विदाउट नो मीन नो कंटेंट, कहने के लिए होगी। डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा तो है लिबर्टी और इक्वालिटी, और इक्वालिटी अपने अंदर ही समाये हुए है डिग्निटी, यानी कि सबको इक्वल मानता हूं मतलब सबकी वैल्यू बराबर है। ये नहीं है कि कोई एससी एसटी को बिलोंग करता है तो उसको छूने से मना कर दो। समझ गए? डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन में डिग्निटी टर्म इसीलिए यूज होता है क्योंकि बहुत बार सेकंड कुछ लोगों को पुराने सिविलाइजेशन से कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था। जो लोग सेकंड ग्रेड के काम करते, सी या डी ग्रेड के काम करते, सफाई कर्मचारी हो गए, या पहले जमाने में जो लोग दूसरों के खेतों में लैंडलेस मजदूरों की तरह काम करते थे, उनके पास अपनी जमीन जायदाद नहीं होती थी, तो उनको डिग्निफाइड नहीं ट्रीट करते थे। ऐसे ही लोगों को बाद में फिर सोशल आउटकास्टिंग कर दी गई, उनको अनटचेबल्स कहने लगे। था ही नहीं उनके पास, जिनके पास पावर नहीं उनको तो कुछ भी कह दो। फिर ऐसे लोगों को शूद्रराज कहने लगे। फिर उन लोगों को जिस फ्रेंड्स उनके पास अपनी जमीन जायदाद नहीं थी तो उनको बोले तुमको मैम हाँ मैम मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्लास क्या रिकॉर्डिंग देख लूं बाद में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को ही बाद में उन्होंने ये शूद्रास और अनटचेबल्स कहना शुरू किया।
शूद्रास और अनटचेबल्स क्यों कहना शुरू करा? क्योंकि उनको फिर वो उसी तरह के काम देने लगे कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं तो तुम जमीन सफाई करो, मैनुअल सफाई करो, हमारे घर में जूठे बर्तन धो। ऐसे लोगों को आउटकास्टिंग कर दिया कि तुमको छुएंगे नहीं। ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है जो आज से नहीं हजारों सालों से चल रहा है। ये टर्म यूज करना बहुत जरूरी है, डिग्निटी। क्यों? क्योंकि डिग्निटी टर्म यूज करते ही हम ये दिखाते हैं कि इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान बराबर है इतना ही काफी नहीं है, उसकी वैल्यू भी बराबर है। यानी हर एक इंसान एक ही बोन्स और मसल्स और फ्लैश का बना है, तो वो उसकी वर्थ एकदम इक्वल है, डिग्निटी बराबर है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल की सैंक्टिटी, उतना ही पवित्र जितने तुम हो उतना ही सामने वाला। डेमोक्रेसी किसी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती। जैसे पुराने जमाने में जब मोनार्की थी, उसको वो लोग हाई बॉर्न मानते थे। क्या मानते थे? हाई बॉर्न। तो पहले के जमाने की सोसाइटी में, सिंस हमारे पास टाइम इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, हमारी जब सोसाइटी में आदत थी पहले हाई बॉर्न और लो बॉर्न, केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। जो भी किंग या किंग की जो लीनियज होती थी, वहां पर जो लोग पैदा होते थे उनको हाई बॉर्न माना जाता था। उनको मतलब उनके साथ अलग तरह के ट्रीटमेंट होते थे, उनके रिचुअल्स भी एकदम अलग थे। तो पैदा होते ही हाई बॉर्न या लो बॉर्न हो जाते थे, डिग्निटी चेंज हो जाती थी। अब उनका ये था कि अगर किंग भिखारी भी हो जाए तब भी वो कितना भी ज्यादा पैसे वाला शूद्र है, उससे ऊपर ही रहता था। सिमिलरली ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ब्राह्मण हाई बॉर्न थे, तो अगर वो भीख भी मांग रहे हैं और कोई इंसान उनसे बेटर काम भी कर रहा है, तब भी ब्राह्मण की डिग्निटी उस इंसान से ज्यादा है, उसके पास पैसे ज्यादा है। क्योंकि वो सोशल के डिवीजन ही सोसाइटी का ऐसा कर दिया कि जो हाई बॉर्न है उनकी वैल्यू ही ज्यादा है, भले वो भीख मांगे कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी इस चीज में बिलीव नहीं करती। मॉडर्न आइडिया है, सबको इक्वल मानती है और सबकी डिग्निटी भी बराबर है। डेमोक्रेसी किस चीज के लिए तड़प रही है? इट हैज अ पैशन फॉर रिस्पेक्ट, कि तुम कुछ दो या ना दो, इज्जत तो बराबर करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि भाई हम तो ब्राह्मण है, हम तो हाई बॉर्न है, हमारी इज्जत ज्यादा है। नो, रेस्पेक्ट सबको मिलनी होगी, यानी डिग्निटी एवरी इंडिविजुअल की सेम है। दूसरा, फ्रीडम सबकी सेम है। विदाउट फ्रीडम व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि पहले के टाइम में हाई बॉर्न जो थे, दे हैड लार्जर फ्रीडम। लार्जर फ्रीडम कैसे? हाई बॉर्न ने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसको कोई सजा नहीं मिलती थी। यानी कि नोबल्स में या जो लोग हाई ब्राह्मण्स में पैदा हुए हैं या किंग के घर में जो पैदा हुए, उनने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया तो उनको कोई सजा नहीं देते थे। वहां पर जो किंग के दरबार में जुडिशियल्स बैठते थे, वहीं पर अगर किसी लो बॉर्न ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो या तो उसके हाथ काट दिए जाते थे या पैर काट दिए जाते थे। सजा भी आपकी बर्थ पे डिसाइड होती थी, समझ गए? यानी कि जो लार्जर ग्रुप के हैं, जिनकी डिग्निटी ज्यादा मानी जा रही, उनको फ्रीडम भी ज्यादा दी जा रही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम इक्वालिटी का है, तुम्हारी डिग्निटी भी बराबर है, तुम्हें फ्रीडम भी बराबर है। यानी सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में जो भी पैदा हो रहे हैं वो हाई बॉर्न लो बॉर्न नहीं होते, इक्वल होते हैं। इक्वल होने के साथ साथ उनकी डिग्निटी यानी उनकी वर्थ भी बराबर होती है। सपोज सबकी वर्थ 10 रुपीज है तो सबकी डिग्निटी 10 रुपी की मानी जाएगी। फ्रीडम भी सबको बराबर ही दी जाएगी, लो बॉर्न हाई बॉर्न नहीं देखा जाएगा। तो डेमोक्रेसी अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है उनको बहुत फायदा हुआ इस रूल से। क्यों? क्योंकि उनको इक्वल स्टेटस नहीं था हमारी सोसाइटी में, जैसा मैंने अभी बताया। और स्टेटस नहीं था तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। जब वो पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठ ही नहीं सकते, समझ गए? जब वो पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठ ही नहीं सकते तो उनकी नॉलेज कैसे शेयर करेंगे? उनके पास अपॉर्चुनिटीज की भी कमी थी, क्योंकि वो उनके साथ बैठ नहीं पाते थे, तो वो लोग अपनी हाई कास्ट लोग अपनी नॉलेज भी शेयर नहीं करते थे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी थी। Expectations from democracy play a vital role as a criteria for judging any democratic nation. यानी कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत मदद करती है हमको किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को जज करने में, क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या है। अगर डेमोक्रेसी के आउटकम्स वैसे हैं जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, तो तुम सामने से कह सकते हैं ऐसी कंट्री जहां पर डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए अलग से इक्वल स्टेटस दिया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबकी फ्रीडम हो, ऐसी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं जैसे कि यूएस, किसी ने कहा नहीं है यूएस महान है, लोगों ने रह के फील किया है कि यूएस की सोसाइटी ओपन है, इसीलिए लोग वहां जाना पसंद करते हैं, वहां की लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। बहुत लोग माइग्रेट होकर यूएस जाते हैं, इसलिए नहीं कि किसी ने बोला और उनको पसंद आया। थ्रू द जनरेशंस मेनी पीपल हैव बीन लिविंग देयर, और वहां रह के उन्हें समझ में आता है कि ब्लैक और व्हाइट्स में वहां की नॉर्मल जनता कोई भेद नहीं करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जज नहीं करेंगे तुम कौन सा काम कर रहे हो, स्वीपर भी हो तब भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो देयर दे हैव सीन इट।
इन सारे पैरामीटर्स पे ही डेमोक्रेसी जज होती है। जितनी डेमोक्रेसी जितनी बेटर जज हो जाएगी, उतना ही तुम समझ लो कि वहां का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। Today, the most individuals believe that their vote makes a difference to build the government or run and their own and to their own self-interest. आजकल के सिचुएशन में सिंस डेमोक्रेसी मॉडर्न आइडिया है और धीरे धीरे ही लोग इसके लिए हैबिचुअलाइज हुए हैं, पर आजकल बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि उनके वोट से डिफरेंस पड़ता है और अब वो इस बात की धमकी भी देते हैं गवर्नमेंट को। इंडिया में भी बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले लोग कास्ट के आधार पर ही वोट देते थे, बट इंडिया में अब पूरी की पूरी जो वोटिंग पैटर्न है जो यूथ का, वो चेंज हो रहा है डेवलपमेंट की तरफ। ऐसा हर तरह के सर्वे में भी देखने को मिलता है। उन्हें पता है कि उनके वोट देने से फर्क पड़ेगा कि कैसे गवर्नमेंट रन करेगी, जो कि उनके खुद के फायदे के लिए भी अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा लोगों को अवेयरनेस है, उनको एबिलिटी है, क्योंकि पढ़ी लिखी सोसाइटी है, कि वो पावर होल्डर्स को क्रिटिकली देख सके। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग के 5 इयर्स लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को वोट दिया, फिर उन्होंने क्रिटिकली जज किया कि आपने नोटबंदी किया, ये किया, आपने काम नहीं किया। प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। इस साल अगर ये हमने काम नहीं किया तो ये अगले साल हमें वोट नहीं देंगे। यही तो डेमोक्रेसी की पावर है। यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर फॉर परफॉर्मिंग। कोई भी गवर्नमेंट प्रेशर में रहती है और उसे परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग जज कर रहे हैं, पावर होल्डर्स अकाउंटेबल है, लोगों को जवाब देने होंगे। और ये टिपिकली मॉडर्न आइडिया में ही होता है, पहले ये सब नहीं होता था। उसके अलावा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके बाद चैप्टर ही हमारा खत्म है, वो है डेमोक्रेसी ने डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ वुमेन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैंने जितनी मतलब पर्सनल लेवल पर जितनी मैंने हिस्ट्री वर्ल्ड की पढ़ी है या हर कंट्री की, सिचुएशन कोई भी रहे, डेमोक्रेसी के अलावा मोनार्की और कुछ भी हो, there have been one problem in the entire history of the world. वुमेन की कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग में जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया, इट वाज नॉट फॉर वुमेन। वुमेन को अपने राइट के लिए खुद रेवोल्यूशन बाद में करना पड़ा। उसके अलावा फ्रेंच, जर्मनी, यूएस, कोई भी कंट्री ले लो, डेमोक्रेसी से पहले, क्योंकि डेमोक्रेसी तो मॉडर्न आइडिया है, इनफैक्ट डेमोक्रेसी आने के बाद में जब वो हाफ वे डेमोक्रेसी में भी थे, तब भी वुमेन को कोई डिग्निटी और फ्रीडम नहीं था। और किंग के जमाने में तो वो सेकेंडरी सिटीजन ही हुआ करते थे, क्योंकि सारे डिसीजन किंग लेते थे। वीमेन को कुछ नहीं करना होता था, केवल जो महल होता है उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। हद से ज्यादा आपको मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग देने पड़ेंगे, ताकि पूरी बाद में जो उनका रेन है या कंट्री है वो अच्छे से चले। वीमेन का कोई रोल नहीं था सोसाइटी में। लेकिन डेमोक्रेसी एज अ मॉडर्न आइडिया ने जब इक्वालिटी की बात करी, तब वीमेन ने झगड़ना शुरू करा कि अगर डेमोक्रेसी इक्वालिटी में बिलीव करती है, तो फिर वीमेन और मेन के बीच भी इक्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी नहीं था, तब तक वीमेन सेकेंडरी सिटीजन ही थी। They have always been secondary, not the second gender. They had been secondary gender. Primary gender men को ही माना गया हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी सिंस मॉडर्न आइडिया है, जो कि बेस्ड ही है दो प्रिंसिपल पर, इक्वालिटी और फ्रीडम। डेमोक्रेसी आने के लिए बहुत जरूरी है किसी कंट्री में इक्वालिटी रहे, और डेमोक्रेसी इसीलिए सरवाइव करी क्योंकि वीमेन ने भी डेमोक्रेसी को बहुत सपोर्ट किया। वीमेन 50% है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का। जिस भी कंट्री में पलट होने की बात आती है या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होने की बात आती है, वहां पर वीमेन इक्वल राइट डिमांड करती हैं, और इक्वल राइट डिमांड करते ही वो बेसिस बन जाती है वो कंट्री डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करें, हम ये देख सकते हैं कि वुमेन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है थ्रू आउट दी जनरेशंस अपनी इक्वालिटी। जो आज की वुमेन है, समझो वो एकदम गोल्डन एरा में जी रही है। इसके पहले तुम लोग बहुत दूर की बात है, अपनी मदर से भी पूछ सकते हो कि कितना स्ट्रगल था वुमेन के लिए। 1000 साल पहले तो तुम सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या रही होगी। यहाँ तक कि ये भी सिचुएशन थी कि लोग, लड़कियां जो है वो बच्चों को बर्थ देते देते मरती थी, इतना बर्थ देना पड़ता था, क्योंकि वॉर में सारे आदमी मर जाते थे। लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं होता था, दे हैव टू कंटिन्यूअसली प्रोक्रिएट सो दैट कोई सरवाइव कर सके। तो देयर वर ड्यू टू मेडिकल इश्यूज और कोई वैल्यू तो थी ही नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू तो मेन के पास है, जिसके पास फिजिकल पावर है उसके पास सारी पावर है। बट डेमोक्रेसी ने फिजिकल पावर का आइडिया कम कर दिया है, मेंटल पावर के आइडिया को बढ़ा दिया है। और जहां मेंटल पावर की बात आती है, वहां मेन और वीमेन कॉम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो दोनों में ही होता है। फिजिकल पावर मेन में ज्यादा होता है, बट पुरानी जमाने की जो सिचुएशन थी उसमें फिजिकल पावर का ज्यादा रोल था, क्योंकि वॉर लड़ते थे घोड़ों के ऊपर जा करके। आजकल तो मशीन होती है, वीमेन भी चला सकती हैं। मॉडर्नाइजेशन ने भी बहुत हेल्प किया है वीमेन को आगे लाने में।
उसके अलावा डेमोक्रेसी एज अ मॉडर्न आइडिया भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वीमेन को आगे बढ़ाने के लिए। वीमेन का बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। आज जो हम जितनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी वीमेन के लिए देते हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन फीचर है। इसीलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आज भी वीमेन की ज्यादा इज्जत देखने मिलती है। अगर आज भी तुम मोनार्कियल गवर्नमेंट में चले जाओगे तो वहां पर वीमेन के लिए अलग रूल है। जैसे सऊदी अरेबिया में आई थिंक रिसेंटली कार ड्राइव करना अलाउ किया गया, उसके पहले वीमेन को कार ड्राइव करना अलाउ नहीं था। ये आज के टाइम की सिचुएशंस है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, अफगानिस्तान के कोई रीजन में चले जाओगे वीमेन को फुल टाइम बुर्का पहनना पड़ता है, तो भी नहीं बाहर निकल सकता है आपका, कि तो भी किसी को दिख जाए वो भी अलाउड नहीं है। तो आज भी ऐसी सिचुएशंस है। नॉर्थ कोरिया में वीमेन को आजादी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी आज भी जो डेमोक्रेटिक नहीं है वहां वीमेन को आज भी आजादी नहीं है। दैट डज नॉट, आज इंडिया अब रिसेंटली वन ऑफ द कंट्रीज बना है जिन्होंने एयरफोर्स में विमेन की एंट्री अब अलाउ करी है 2019 या 18 में। सोच लो कितना लंबा स्ट्रगल है। कुछ फील्ड्स हैं जिनमें इक्वालिटी आज जाके हमको मिली है। दैट डज नॉट मीन दैट द वीमेन आर एक्चुअली ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, वो बोल रहे आज भी ये जरूरी नहीं है कि जहां पर विमेन है उनको एक्चुअली रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, लेकिन कम से कम प्रिंसिपल में तो रिकॉग्नाइज किया। कम से कम थ्योरी में तो तुमने ये रिकॉग्नाइज किया कि वीमेन इक्वल के बराबर है, वीमेन मेन के बराबर है। एक बार थ्योरी में बराबर आ जाए, कहीं लिख जाए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कि मेन एंड वीमेन आर इक्वल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बाद वीमेन के लिए स्ट्रगल लड़ना और आसान हो जाता है। क्योंकि लीगली और मॉरली जो चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, भाई सोसाइटी में तो आज भी नहीं होता। आज भी हमें पता है कि बहुत सारे घरों में मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, आज भी ये सिचुएशन है। लेकिन कम से कम लोगों के दिमाग में तो ये बात है कि मेन और वीमेन बराबर हो सकते हैं। तो जब तक ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आएगी, आप इस आइडिया के खिलाफ स्ट्रगल कैसे करेंगे? वही बात वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी ने कम से कम फाउंडेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो तुमको दिया है जहां पर लीगली ये लिखा हुआ है कि मेन और वीमेन बराबर है, मॉरली ये बात एक्सेप्टेबल है कि मेन और वीमेन में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ से तुम स्ट्रगल तो कर सकते हो अपने हक के लिए। आने के टाइम में तो लोग मानते ही नहीं थे, स्ट्रगल करना दूर की बात है। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis. लेकिन अगर तुम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो ये इस एक्सेप्टेबिलिटी का कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। समझ गए? तुम कह ही नहीं सकते तुम बराबर हो, उन्हें जो मान लिया सो मान लिया। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव बीन अ लीगल फोर्स। क्योंकि ऐसी सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी जैसा ही कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेन और वीमेन इक्वल है, कैसे समझाओगे उनको? ये कुछ मॉडर्न आइडियाज हैं जो आपस में रिलेटेड है। इक्वालिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वल वर्थ, उनसे ही सबका ही भला हो रहा है, वीमेन का स्पेशली। तो पॉइंट नहीं भूलना है सोशल आउटकम्स में वीमेन वाला। ओके, तो वी आर डन हियर। सिंस क्लास में 2 लोग और गायब हैं। मनस्वी तो मौका देख के भाग जाती है। अच्छा, मैम ये जो चैप्टर है इसके 1 वर्ड ज्यादा नहीं होंगे ना, मतलब ज्यादा जो नहीं है, बट लॉन्ग वाले ही है। लॉन्ग वाले ही है, प्लस जो 1 वर्ड होंगे वो इम्पोर्टेंट, मतलब वो इजिली अंडरस्टैंडेबल है, बहुत रटने वाला नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पैक्ट बताओ, कुछ भी बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट आती है बाय लॉ आती है। मोनार्की में तो बाय बर्थ आती है। समझ गए? मैम उसमें पीपल्स डिसीजन, वो पीपल्स लॉ, करेक्ट। मतलब पीपल का गवर्नमेंट होता है, शॉर्ट और में उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर मिलती है, और ना कि सिर्फ एक ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है। करेक्ट। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब ईज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन शॉर्ट तुम यही लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। टाइम ज्यादा है तो रट लो एज इट इज। लेजिटिमेट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो बाय लॉ बनी हो, मतलब वही है इलेक्शन के थ्रू प्रॉपर मशीनरी से गवर्नमेंट बनी, अपने मन से नहीं बैठे हैं। समझ गए? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमेशा लॉ के थ्रू लेजिटिमेट बनती है। लेजिटिमेट का मतलब मैंने बताया था पहले ही, वो जो प्रॉपर प्रोसीजर से आई हो, यानी प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन से गवर्नमेंट बनती है। बाकी मोनार्की और बाकी जगहों पे तो अपने मन से ही बना लेते हैं वो लोग, है कि नहीं? मोनार्की में तो किंग के बच्चे ही बन जाते हैं, वहां प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। डिक्टेटरशिप भी अपने आप से ओवरथ्रो करके बन जाते हैं रूल को, तो वो तो उसमें तो लॉ कभी होता नहीं है। लेकिन लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी बाय लॉ एक प्रॉपर मशीनरी ऑफ इलेक्शन से गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में ही बनती है, इसीलिए उसका नाम लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। अगला क्वेश्चन सिंपली उन्होंने वही पूछ दिया है, ये टर्म याद रखना जरूरी है, लेजिटिमेट। व्हाट डज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये होती है जो लीगली चूजन हो। ये भी तो बताया, समझ गए? कि कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग जो लीगली
यानी लीगल लॉ तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, तो 5 साल में हो रहे हैं। इलेक्शन कैसे होंगे, कौन कराएगी, बॉडी, सब कुछ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और वैसे ही चल रहा है कंट्री में, तो हो गया लीगली गवर्नमेंट। और लीगली गवर्नमेंट जो बनती है वो मैम लेजिट का मतलब क्या होता है? लीगल। लेजिट का Okay. मतलब लीगल होता है। ओके मैम। ठीक है। Why is democracy preferred as a better form of government than the dictatorship? डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना गया है? क्यों? जो अभी स्वास्थ्य ने आंसर दिया था लंबा चौड़ा, वो इसमें लिखना है कि लोगों की पावर, लोगों के कंसेंसस के हिसाब से लोगों को चूज किया जाता है, इसलिए सबको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, सबको मिलता है कि वो अपने हिसाब से अपने लीडर को चूज करें, और इन अ वे हर एक इंसान को डिग्निटी फील होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको डिग्निटी है। मोनार्की होती तो कुछ लोगों को सेकेंडरी सिटीजन मान लेते, कुछ लोगों को लात मार के भगा दिया जाता, कुछ लोगों को देश निकाला दे देते। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, हर एक इंसान की इक्वल वर्थ है, और वो इंसान खुद सिलेक्ट कर रहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो उसके भी हाथ पार्लियामेंट में बैठेगा, इसलिए प्रेफर्ड वे ऑफ गवर्नमेंट है। अगला है, which aspect of democracy describe that it is a government run by the consent of people? क्या देख के लगता है डेमोक्रेसी को कि ये गवर्नमेंट है जो लोगों की कंसेंट या फिर हामी से चल रही है, सब लोगों ने कंसेंट दिया है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख करके। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्योंकि एस्पेक्ट के नाम पे भूल जाओगे। 3 एस्पेक्ट होते हैं डेमोक्रेसी के जो देर से पढ़ाए जा रहे हैं, एक है पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमिक, एक है सोशल। कंसेंट से चल रही है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख के चलता है। क्यों पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख के पता चलता है? क्योंकि मैम वोटिंग और वो क्योंकि सब। सब लोग वोट कर रहे हैं। कितना सिंपल है, घुमा के पूछ दिया। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब सब लोग वोट करते हैं, इसी को देख के पता चल जाता है कि सबके कंसेंट से चल रही है गवर्नमेंट। ठीक है। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी? बताओ। यूनिवर्सल, सेम जो ऊपर वाले का आंसर है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली हुई है सबको, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट करने का राइट दिया हुआ, और कैसे डिसाइड होगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेसिस पे है या नहीं? इकोनॉमिक और सोशल पूछते तो पूछेंगे नहीं कभी, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल है ही नहीं अभी पूरी तरह इंडिया में। अभी भी कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, अभी भी कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं सोसाइटी वाले, अछूत छूत मानते हैं। केवल एक ही इक्वालिटी है जो पूरी तरह से है इंडिया में, वो है पॉलिटिकल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया सबको राइट टू वोट का अधिकार, तो वो सबके पास बराबर है। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, और सोशल भी नहीं है, कुछ लोगों को हाई कास्ट आज भी माना जाता है सोसाइटी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी लिखा हो, सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को आज भी हाई कास्ट माना जाता है, कुछ को लो कास्ट माना जाता है। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? मैम सबके सेम ही आंसर्स है, बस थोड़ा घुमा फिरा के। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में ये पता होना चाहिए कि किस तरह से लॉ बन रहे हैं, किस तरह से लॉ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एग्जांपल मैंने नहीं बताया था, कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि सिटीजन के पास में एक राइट है, वो ये पता लगा सके कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डिसीजन ले रही हैं, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वही ट्रांसपेरेंसी है। कल को तुम आरटीआई में इन्फॉर्मेशन डालोगे, मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कहाँ तक सड़क बनाई है, और आगे से गवर्नमेंट मना कर देगी आपको ही पूछने का अधिकार नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अगर वो बताते हैं कि भाई हमने इतने से इतने किलोमीटर की सड़क इतने दिनों में बना दी, जो कि वो देंगे गडकरी जी इन्फॉर्मेशन, तो पता चल जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब तुम गवर्नमेंट सवाल पूछो, वो तुम्हें जवाब दे, कुल मिला के। समझ गए? अगला है, हाउ डू यू डिफाइन अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल? सेम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जो कि नीड्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल पे ध्यान देती है। तो पूछेंगे, इसकी जगह ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, बट उनको पता है कि इसको तुम तुरंत बता दोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उन्होंने उल्टा पूछ लिया, हाउ डू यू डिफाइन अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल? आंसर सेम ही है, डेमोक्रेटिक। जब क्वेश्चन चैप्टर टफ मैम होता है, रिजॉइन करना है क्या? नहीं अभी तो 5 मिनट का टाइम है, इतने में तो हो अच्छा। जाएंगे सारे। बाकी शॉर्ट तुम लोगों को पढ़ के आने हैं। इन विच नेबरिंग कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेसी नॉट प्रेफर्ड? अब कोई पता है नेबरिंग पाकिस्तान। कंट्री, पाकिस्तान का ही नाम लिखना है। अगला है, विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज ऑलवेज हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस? साउथ एशिया में कौन है? भूटान। इंडिया भैया, साउथ एशिया में तो इंडिया का नाम लिखोगे ना सबसे पहले डेमोक्रेसी में, हम भी तो साउथ एशिया में रहते हैं। अच्छा मैंने नीचे का आंसर पढ़ लिया।
साउथ एशिया में 8 कंट्री है बेटा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। मेरे अच्छा मेरे को ऐसा लगा मत करो। पूछ रहे हो नो डेमोक्रेसी। ठीक। कौन सी साउथ एशिया में सारी कंट्री के नाम मैंने बता दिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। याद रखना है इनको। इनमें से कौन सी है जो इंडिपेंडेंस से ही डेमोक्रेटिक हमेशा रही है? तो इंडिया है। विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज नो डेमोक्रेसी? किस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है? भूटान, वहां आज भी किंग है। इन विच कंट्री मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी? कौन सी कंट्री में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है? पाकिस्तान नहीं लिखना है ना, बांग्लादेश में ज्यादा पॉवर्टी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। What do democracies ensure regarding decision making? डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं? वोटिंग। वोटिंग, यानी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर या लॉ के हिसाब से होती है। डिसीजन मेकिंग जो डेमोक्रेसी में होती है वो डिसीजन मेकिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन या प्रोसीजर के बेस पर होती है। इस तरह से उनको पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं, उसके बाद ही तो होता है डिसीजन मेकिंग। So in democracies, decision making is based on the prolonged debate in parliament or norms and procedures। बात सेम ही है। norms and procedures का मतलब लॉ में डिफाइन है वैसे होगी। Democratic country is a basic country that works under the full and final supervision of the constitution। Constitution का मतलब is nothing but law and procedure। पूरी कंट्री में सब लॉ एंड प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा होता है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे डेलिब्रेशन हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, हर जगह एक ही आंसर लिख सकते हो। जहां पूछेंगे कि डेमोक्रेसी में कैसे रन करता है, लिख दो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड प्रोसीजर। समझ गए? ओके, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तुम लोगों को खुद पढ़ने हैं। वेडनेसडे को मैं सोच रही हूँ वो जो 4 चैप्टर था उनका वाइवा ले लेते हैं फाइनली। कौन कौन रेडी है? ज्योग्राफी आप एक चैप्टर, बार चैप्टर्स के नाम बताओगे? ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। 1 हो गया। 1 हो गया तो ज्योग्राफी हाँ। चैप्टर नंबर 4 का वाइवा था और इकोनॉमिक्स में भी आई थिंक एक चैप्टर बचा हुआ था, याद नहीं आ रहा है, अब मैं भी भूल गई हूँ। किसी को याद है किस चैप्टर का वेडनेसडे को वाइवा था? वो उसका वो जो 5th चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। ग्लोबलाइजेशन और एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ऑन वेडनेसडे। चलो ठीक है, बाय बाय, एंजॉय। वेडनेसडे को वाइवा दे दो 2 चैप्टर्स का तो फिर कुछ लोड कम हो जाए। ठीक है, मैम हमें प्री बोर्ड्स के आज नंबर मिले थे। कितने आए बेटा? मैम एसएसटी में 79 आए थे 80 में से, और इंग्लिश में 72। वेरी गुड, एसएसटी में तो काफी अच्छे नंबर लाए तुम। कीप इट अप, बोर्ड्स में पूरे आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ऐसे ही पढ़ते रहो बस। तो वेडनेसडे वी आर हैविंग इंग्लिश में थोड़ा और इम्प्रूव होगा, अभी राइटिंग सेक्शन अभी किया नहीं हमने, अब तो टाइम भी है काफी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर आते हैं। ऐसे पढ़ते रहो, तुम लोगों के सब नंबर आएंगे, सबके पूरे। एवरीबॉडी विल गेट 100 आउट ऑफ 100। ठीक है,